नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या अगले एक दो दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता होने की उम्मीद है। अगर समझौता होता है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या ईरान झुकेगा? क्या समझौते के बाद हॉर्मुज युद्ध पूर्व स्थिति में आ पाएगी? वहीं एपिसोड में हम ये भी चर्चा करेंगे कि तुर्की में क्यों लगातार विपक्ष पर अंकुश बढ़ रहा है। इसके पीछे राष्ट्रपति एर्दोआन की क्या रणनीति है? क्या इसका संबंध आने वाले राष्ट्रपति चुनावों से है? होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ईरान के रुख में आई थोड़ी नरमी, कहा कुछ मुद्दों पर बनी सहमति लेकिन समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा होगी तो बड़ी और सार्थक डील, नहीं तो कुछ भी नहीं। कतर पहुंचे ईरानी वार्ताकार। ईरान चाहता है कि आसपास के देशों के पास रहे हॉर्मुज का नियंत्रण, कहा नहीं लगाया जा रहा कोई अतिरिक्त टोल। गुजरने वाले जहाजों को दी जा रही सुविधा के बदले ली जा रही है फीस। रूस ने कहा छात्रावास पर हमले के जवाब में यूक्रेन पर जारी रहेगा हमला। रूसी नियंत्रण वाले लुहांस्क क्षेत्र में हुआ था हमला। कीव का इनकार, सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। बांग्लादेश में खसरे का कहर, 24 घंटों में 13 और बच्चों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 512। हजारों बच्चे अस्पताल में भर्ती। WHO से जांच की मांग। यूरोप के कई देशों में हीट वेव का कहर। ब्रिटेन में आज दर्ज हुआ मई महीने का सबसे गर्म दिन। राजधानी लंदन के करीब 33.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। जल्द ही दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब भी कई मतभेद बाकी हैं। वहीं इजराइल का रुख भी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में क्या इस बार बातचीत जंग को रोक पाएगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? आइए ताजा घटनाक्रमों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। क्या पश्चिम एशिया में जंग रुकने वाली है? ईरान और अमेरिका की तरफ से जारी बयानों से तो यही संकेत मिल रहे हैं। भले ही समझौते पर अंतिम फैसला अभी नहीं हो पाया है, लेकिन किसी हद तक दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सोमवार तक किसी बड़ी खबर की उम्मीद है, तो वहीं ईरान भी मान रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में थोड़ी प्रगति जरूर हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि समझौते पर हस्ताक्षर जल्द ही होने वाले हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि बातचीत में विचाराधीन कई मुद्दों पर फैसला हो चुका है, लेकिन अंतिम समझौते पर पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है और इस स्तर पर परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण आसपास के देशों के पास हो। बकाई ने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर वो अलग से कोई टोल नहीं लगाएगा, लेकिन उन्हें मुहैया कराई जाने वाली सुरक्षा और सुविधा के बदले पैसा लेना सामान्य बात होगी। उन्होंने कहा कि रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के देशों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका संभावित समझौते में अपने दायित्वों को पूरा करेगा। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि तेहरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। भले ही दोनों पक्ष बीच बीच में प्रगति की बात कर रहे हों, लेकिन मामला उन्हीं पुराने मुद्दों पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोला जाए और परमाणु मुद्दे पर एक निर्धारित समय पर बातचीत शुरू की जाए।
रूबियो का दावा है कि अमेरिका का ताजा प्रस्ताव क्षेत्रीय देशों को भी पसंद है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वार्ताकारों को हिदायत दे चुके हैं कि समझौते के लिए कोई जल्दबाजी न करें। ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से हुई बातचीत के बाद आया है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने दावा किया था कि समझौता बेहद करीब पहुंच गया है। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने से पहले कोई समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप भी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें संवर्धित परमाणु सामग्री को हटाना और यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को नष्ट करना शामिल है। लेकिन जानकारों को लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब इजरायली हितों से ज्यादा अमेरिकी हितों को अधिक तरजीह देंगे। उधर ईयू भी हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आसपास के देशों के साथ संपर्क साध रहा है। ईयू विदेश नीति की प्रमुख ने ओमान के विदेश मंत्री से बात कर हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही फिर से शुरू कराने और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन किया। और आइए ताज़ा अपडेट पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं और पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं क्या संकेत मिल रहा है कि आने वाले अगले 2 या 3 दिन 4 दिन में कोई किसी तरह के हस्ताक्षर हो सकते हैं समझौते पर? देखिए चंद्रशेखर जी, दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि अब इस समस्या को और आगे ना बढ़ाया जाए। ये क्राइसिस कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना ज़रूरी है और इसके लिए दोनों ही पक्षों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं, उस पर बातचीत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, एक टेम्परेरी इसका सोल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूलभूत जो दोनों पक्षों के बीच में, ईरान एक तरफ और इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ, उनके बीच में जो मूलभूत डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। ईरान ने इस बात को समझ लिया है कि उसके लिए अपना परमाणु कार्यक्रम ख़त्म करना, जो कि ट्रंप भी चाहते हैं और नेतन्याहू भी चाहते हैं, उस परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करना एक सुसाइडल काम होगा, आत्महत्या के समान होगा। दूसरी बात, रणनीतिक तौर पर ईरान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण, और भले ही उसे दूसरे देशों के साथ मिलकर उस नियंत्रण को बनाना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों ही बातों से अमेरिका को समझता है। मुझे लगता है कि एक मोटे तौर पर एक टेम्परेरी एक अरेंजमेंट जरूर होगा, लेकिन राहुल जी, जो मोटा मोटी जिस प्रस्ताव पर वहां पर चर्चा चल रही है, सूत्रों से उसकी जो जानकारी हम तक पहुंची है, उसमें पहला ये है कि ईरान ये कमिट करेगा कि वो भविष्य में कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। उसके बदले में ईरान के ऊपर कुछ जो ऑयल को लेकर के सैंक्शन हैं वो हटाए जाएंगे, और उसके बाद 30 दिन का टाइम रखा जाएगा कि हॉर्मुज को कैसे खोला जाए उसको लेकर के, और अगले 60 दिनों में बात की जाएगी कि जो वहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। और कल एक जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनकी ओर से बयान भी आया था कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। तो परमाणु के मुद्दे पर क्या ईरान पहले से थोड़ा सा नरम पड़ा है? देखिए, ईरान ने, अगर हम उनके सरकार के स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखें, तो ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का है और वो सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन ईरान के लिए मूलभूत तौर पर जो 2015 का एग्रीमेंट था, वो चाहता है कि 2015 का एग्रीमेंट जो पहले हुआ था ओबामा के समय, उसके तहत उसे 3.5% अपना न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो एनरिचमेंट करने की इजाजत हो, सिविलियन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत हो। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिविलियन तकनीक के जरिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी उसी से बढ़ती है। कमोबेश 5 महाशक्तियों को छोड़ दीजिए तो सभी ने यही किया कि सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को मिलिट्री न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। तो ईरान जो इस बात के लिए एक तरह से राजी तो हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि ईरान उस बात न्यूक्लियर के मुद्दे पर पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा, ऐसा संभव नहीं है। और दूसरा, इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए इस जो भी समझौता हो रहा है उसमें परमाणु मुद्दा हमेशा एक बड़ी समस्या बन के काबिज रहेगा।
और दूसरा जो हॉर्मुज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, हॉर्मुज को लेकर के वो कहते हैं कि अगले 30 दिनों में हम हॉर्मुज को खोलेंगे, वहां से माइंस हटाएंगे और उसके बदले में अमेरिका जो है वो अपना इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है वो खत्म करेगा। ऐसे में क्या हॉर्मुज जो प्री वॉर कंडीशन है उसमें हॉर्मुज आ पाएगा, या ईरान जो कहता है कि हम वहां पर टोल लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे, क्या कुछ होगा इसको लेकर के? देखिए चंद्रशेखर जी, आपने बहुत सही बात कही। ईरान के लिए अभी इस निगोसिएशन में दो बातें क्लियर है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बदले को खोलने के बदले वो इस कोशिश में रहेंगे कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाया जाए। लेकिन जो आपका सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या युद्ध से पहले की स्थिति में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे गल्फ के जो तमाम देश हैं, ईरान के साथ साथ जो एमिरेट्स है, यूएई है, उन तमाम देशों का उस पर एक तरह से पहरा रहेगा और सभी देश मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। वो उनके हित में भी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खाड़ी के देश भी चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाहरी ताकतों का थोड़ा सा दखल का हो, ईरान की भी उसमें अकेले उसका जो है हेजेमनी न रहे, उसका प्रभुत्व न रहे। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर दोनों ही पक्ष तैयार हो जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये बैकफुट पर आने जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर युद्ध किया और युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस स्थिति में है वो अब उस स्थिति में नहीं रहेगी। तो ये अमेरिका के लिए एक तरह से अमेरिका को जवाब नहीं देने पड़ेंगे इसके? देखिए, कूटनीतिक तौर पे अमेरिका इस युद्ध को उसी दिन हार गया था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने एक डिसाइसिव कब्जा किया और अमेरिका के तमाम सहयोगियों पर उसने अपने बम बरसाए। तो अब उस स्थिति से ईरान पीछे नहीं जा रहा और उसकी ईरान की जो बड़ी दृढ़ एक नीति है उसी के वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रंप के ये बयान आते हैं कि एक हफ्ते का मौका देता हूं वरना साफ कर दूंगा, दुनिया के मैप से हटा दूंगा। वो सारी चीजें, वो बातें बेमानी हैं। आज की स्थिति यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछली जो युद्ध के पहले की स्थिति थी उसमें वापस नहीं जाने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इन देशों का पहरा रहेगा, ईरान का उसमें साथ रहेगा। ईरान और खाड़ी देशों के बीच में जो निगोसिएशन होता है उनमें जो आपसी सहमति बनती है उसका भी बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन इस पूरे डायनेमिक्स में त्रिकोण में जो चौथा कोण है वो इजराइल है और इजराइल की नीतियां भी बहुत मूलभूत उसके प्रश्न है। पहला ये कि अगर कोई शांति की बात होती है, कोई शांति व्यवस्था बनती है तो क्या ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा या नहीं। उनका दबाव अमेरिका पर लगातार इस बात को लेकर है और इसको लेकर मुझे लगता नहीं है कि ईरान मानेगा। ईरान और इजराइल की एक और शर्त है, एक तो जो आप एनरिच करने वाला आपका जितना भी वहां पर सेटलमेंट है उसको आप खत्म करो, और दूसरा जो एनरिच्ड यूरेनियम वहां पर पड़ा हुआ है वेपन ग्रेड करीबन 400-500 किलो, उसको ईरान से बाहर ले जाया जाए। ये हो पाएगा क्या? ये मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है और इतने दिनों में ईरान के पास पर्याप्त समय है रूस और चीन की मदद से कि ईरान ने अपनी व्यवस्था कर रखी होगी। अंडरग्राउंड उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिसका उन्होंने कह दिया कि इस युद्ध में उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो दब गई हैं और मलबे में और वो मिल नहीं रही हैं। तो ऐसी भी बातें ईरान की मीडिया की तरफ से आई हैं। तो मुझे लगता है कि जो परमाणु का प्रश्न है उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि आगे आने वाले 30 दिनों में या 60 दिनों में बड़ा परिवर्तन होगा। बातें सिर्फ कहने के लिए एक रिटोरिक के तौर पर भले ही सामने आएंगी, लेकिन ये मुद्दा जीवंत रहेगा और ये मुद्दा आगे चलकर भी समस्याएं खड़ी करेगा। समझौता होगा, टेम्परेरी होगा, फिर से विवाद बढ़ेगा, फिर से युद्ध की स्थिति आएगी और ईरान यही कहेगा कि वो परमाणु कार्यक्रम को छोड़ेगा नहीं। तो इजराइल का दबाव कितना काम करेगा अमेरिका के ऊपर? इजराइल ने इतने दिनों में अमेरिका पर बहुत दबाव डाला। ट्रंप के ऊपर अमेरिकी सेनेट का और अमेरिकी जनता का भी दबाव बहुत ज्यादा है। इजराइल के कहने पर ही ये युद्ध लड़ा गया, ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका है आज, क्योंकि अमेरिका को प्राइमा फेसाई इस युद्ध में पड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो जब पड़ चुका है तो उसको अपनी फेस सेविंग के लिए जरूर थी कि एक रिस्पेक्टेबल एक निगोसिएशन हो, एक ऐसा समझौता हो जिसमें अमेरिका की इज्जत भी बच जाए, उसकी साख भी बच जाए और साथ में कुछ समाधान भी समस्याओं के हों। तो निगोसिएशन में यही होगा कि सैंक्शन हटाए जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन देशों का पहरा रहेगा और आगे आने वाली व्यवस्था में यही होगा कि इंक्रीमेंटल निगोसिएशन होंगे। इंक्रीमेंटल इस समझौते को स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर दोनों पक्ष चाहते हैं तो रिजॉल्व करेंगे। और इस हाँ या ना में बताइएगा सर, समय कम है, क्या ओबामा से अच्छी डील कर पाएंगे ट्रंप? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ठीक है, धन्यवाद। ताकत को समझ ठीक है सर, समय कम है हमारे पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। तुर्की की राजनीति और विपक्ष पर कसता शिकंजा इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है? क्या राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ उठ रही राजनीतिक चुनौती को दबाने की कोशिश हो रही है? दरअसल तुर्की की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सीएचपी के मुख्यालय में पुलिस कार्रवाई के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया है। कोर्ट के फैसले, सड़कों पर विरोध और विपक्ष के आरोपों ने तुर्की की राजनीति को एक नए संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आइए आपको इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। क्या तुर्की में लोकतंत्र खतरे में है? क्या तुर्की में विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? अंकारा की सड़कों पर दिख रहे विरोध और तनाव के कारण तुर्की पर इन दिनों ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी सीएचपी के मुख्यालय में रविवार को तब हड़कंप मच गया जब सैकड़ों पुलिसकर्मी आंसू गैस के साथ पार्टी मुख्यालय में घुस पड़े और पार्टी के नेताओं को जबरन बाहर निकाल दिया गया। ये विवाद सीधे अदालत के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें तुर्की के एक कोर्ट ने गुरुवार को सीएचपी के वर्तमान अध्यक्ष ओजगुर ओजेल की 2023 में हुई जीत को रद्द कर दिया और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमाल किलिकदारोग्लू को अंतरिम नेता नियुक्त कर दिया। कमाल किलिकदारोग्लू, जिनके नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव हार चुकी है, को फिर से सत्ता में लाना पार्टी के भीतर भारी विरोध का कारण बना है। ओजगुर ओजेल की अध्यक्षता में पार्टी को नई ऊर्जा और ताकत मिली थी। उनकी अगुवाई में पार्टी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन को बड़ी चुनौती देने लगी थी, लेकिन कोर्ट के इस विवादित फैसले ने राजनीतिक परिवेश को पूरी तरह बदल दिया। पार्टी के सदस्यों ने मुख्यालय को घेर लिया और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए पुलिस से भिड़ गए। तुर्की में आए इस राजनीतिक संकट की कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह आदेश तुर्की में कानून, लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर बेहद हानिकारक प्रहार है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि एर्दोआन की सरकार अत्याचारपूर्ण रणनीति अपनाकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की में ऐसे हालात सामने आए हैं। पिछले साल राजधानी इस्तांबुल में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे, जब कोर्ट ने क्षेत्रीय सीएचपी कार्यालयों के कार्यभार संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किए थे और राष्ट्रपति एर्दोआन के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मेयर एक्रेम इमामोग्लू को जेल में डाल दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तुर्की में विपक्ष पर यह दबाव 2028 के राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डालेगा? अंकारा की सड़कों पर लोकतंत्र और सत्ता के बीच टकराव का ये नया अध्याय दुनिया की निगाहों के सामने है। पार्टी मुख्यालय में अब भी तनावपूर्ण माहौल है और राजनीतिक विश्लेषक इसे तुर्की लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी मान रहे हैं। तुर्की में सत्ता और विपक्ष की ये भिड़ंत लोकतंत्र की नींव और राजनीतिक स्थिरता पर सीधे सवाल उठा रही है। राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं। राहुल जी, अगर पूरी दुनिया में सवाल पूछा जाए तो तुर्की ये दावा करता है कि वो लोकतंत्र का पुरोधा है, लेकिन क्या हकीकत ऐसी है? जी बिल्कुल नहीं है ऐसी हकीकत। तुर्की में पिछले कई सालों में हमने देखा है कि कैसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तुर्की में लोकतंत्र का क्षय हो रहा है, लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। एर्दोआन की अपनी जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसी है, उनकी तानाशाही जो नीति है, उसका पहला प्रमाण तो यही था जब तुर्की के अंकारा के मेयर को उन्होंने जेल में डाला और बातें चल रही हैं कि उनको 2000 साल की कैद दी जाए। और वो इसलिए है कि वो बेहद ही लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने एर्दोआन के सामने एक बड़ा मजबूत विपक्ष रखा था। जो अभी पॉलिसीज चल रही हैं उसमें बहुत स्पष्ट है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जो यूरोप के देश जो भारत को और तमाम
ग्लोबल साउथ के देशों को पाठ पढ़ाते हैं लोकतंत्र का, उनको देखना चाहिए कि उनके अपने नेटो में और उनका अपना यूरोपियन यूनियन का एक पार्टनर जो कि सदस्य हालांकि नहीं है, उसमें लोकतंत्र में क्या हो रहा है और पिछले कितने सालों में उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई इस संदर्भ में। एर्दोगान के लिए, एक देश के राज्याध्यक्ष के लिए, विपक्ष की पार्टी के अंदरूनी मामलों में क्या हो रहा है उसमें पुलिस को भेजना और अपनी सरकार का सीधे सीधे उसमें हस्तक्षेप, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, हम जानते हैं कि ओजेल के नेतृत्व में 2023 से तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ था, जिसके लिए 2028 के चुनाव में जीतना एक बड़ी संभावना थी। उस चैलेंज को, उस चुनौती को जो ओजेल प्रस्तुत कर रहे थे, उसको हटाने के लिए ये सारा नाटक रचा गया है, मैं कहूंगा। और एक कमजोर नेता को समर्थन इसीलिए एर्दोगान दे रहे हैं कि जिससे उनकी 2028 की का रास्ता साफ हो सके। एर्दोगान के लिए वैसे भी राष्ट्रपति बनना कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से संविधान के तहत ये संभव नहीं है। वो चाहेंगे कि अगले आने वाले कुछ महीनों में वह संविधान में ऐसे परिवर्तन करें जिससे कि वो राष्ट्रपति अगले बहुत सालों तक बने रहें, और इसके लिए ये सारी कारगुजारी हो रही है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र सीधे सीधे आज तुर्की में खतरे में है, और नीतियां जो सरकार की हैं वो सीधे सीधे विपक्ष को एक करके, जो विपक्ष के मजबूत नेता हैं उनको दरकिनार करने की, उनको पॉलिटिकली एक तरह से रिडंडेंट करने की, उनको मार्जिनलाइज करने की नीति है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं। और ये तुर्की में तो काफ़ी सालों से ये हो रहा है, और वहाँ पर जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये जो पश्चिमी देश हैं जो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बात करते हैं, ईरान में लोग जब सड़कों पे आ गए तो उसको पूरी सुर्खियों में दिखाया गया पूरी दुनिया को। तुर्की का मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न मीडिया में बहुत कम खबरें इससे जुड़ी हुई दिख रही हैं। राहुल जी, देखिए, उसके पीछे बात यह है कि तुर्की को यूरोप जानता है, अमेरिका भी जानता है कि तुर्की उनके लिए एक नेसेसरी इवल है, एक ऐसी जरूरत है जिसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी कल की बात है कि एर्दोगान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि ईरान की डील को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए तुर्की साथ देगा, अमेरिका का, और साथ मिलकर के काम करेगा। इस तरह के जो प्रस्ताव आ रहे हैं उसके पीछे वजह यही है कि अमेरिका का मुंह बंद कर सके एर्दोगान, और ट्रंप खास तौर पे जैसी उनकी नीतियां हैं वो सेनेट से या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पूछने नहीं जा रहे हैं। तो अमेरिका को चुप कराना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जिससे कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विरोध ना हो। दूसरी बात यह है, यूरोप के देशों के लिए रशिया यूक्रेन युद्ध के पिछले 4 सालों में हमने देखा है कि 5 सालों में कि जब से ये क्राइसिस इरप्ट हो रही थी, तब से तुर्की का जो रोल था वो ये था कि रशिया से व्यापार बंद होने के बाद सुरक्षा का मामला हो या आर्थिक सहयोग का, आर्थिक कोऑपरेशन का मामला हो, उन तमाम चीजों में ट्रंप में एर्दोगान ने इनका बहुत सहयोग दिया। खास तौर पे जब ट्रंप और यूरोप के बीच में संबंध खराब हुए तो तुर्की एक क्षेत्रीय महाशक्ति होने की वजह से यूरोप के साथ खड़ा हुआ, जिसको वो अच्छी तरह समझते हैं। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति, ये उनकी सुविधा के लिए वो लोकतंत्र को दरकिनार कर रहे हैं, और साफ तौर पे दिखता है कि उनके जो संकीर्ण हित है, यूरोपीय देश भी और अमेरिका भी अपने संकीर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए तुर्की में जो लोकतंत्र की बदहाली है उस पर ध्यान नहीं, ये एक गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर पिछले 2 दिन के अंदर भारी हमले किए हैं। रूस ने राजधानी कीव के पास एक ओरेशिक हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी। इसके अलावा रविवार को सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से कीव और आसपास के इलाकों पर बमबारी की। 4 साल से चल रहे इस युद्ध में कीव पर यह सबसे भीषण बमबारी में से एक थी। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस ने इसे यूक्रेन की ओर से रूसी कब्जे वाले लुहांस्क इलाके में एक हॉस्टल पर रूसी हमले का बदला बताया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा छात्र मारे गए थे।
फिलीपींस में निर्माणाधीन इमारत के ढहने के बाद मलबे से बचाव दल ने 2 लोगों को बाहर निकाला है। इस हादसे में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रात भर की जांच में मलबे के नीचे जीवन के संकेत मिलने के बाद बचाव और खोज अभियान जारी रखा गया है। इस हादसे में 17 लोग अभी भी लापता हैं। वेनेजुएला के पश्चिमी बारिनास जेल में बंद कैदियों ने रविवार को जेल की छत पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान जेल के गद्दे जला दिए। कैदी जेल के निदेशक को हटाने की मांग कर रहे थे। कैदियों ने निदेशक पर आरोप लगाए कि उन्हीं के कहने पर जेल गार्डों ने निहत्थे कैदियों पर गोलियां चलाई थी। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन पर हुए आत्मघाती कार बम हमले में कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रविवार को हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सेनेगल की संसद के अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ये घोषणा उनके करीबी सहयोगी को राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के 2 दिन बाद की गई है। अध्यक्ष एल मलिक नदिये के इस कदम से बर्खास्त प्रधानमंत्री उस्मान सोनको के लिए संसद प्रमुख पद के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है, जहां उनकी पास्टेफ पार्टी को मजबूत बहुमत है। अमेरिकी नाकाबंदी से जूझ रहे क्यूबा को बड़ी राहत मिली है। चीन क्यूबा को इस संकट के समय 60,000 टन चावल दान के रूप में देने जा रहा है, जिसमें से 15,000 टन की पहली खेप हवाना पहुंच चुकी है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने इसके लिए चीन को धन्यवाद किया है। बांग्लादेश में खसरे के संक्रमण ने गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले लिया है। पिछले 24 घंटों में 13 और बच्चों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 512 पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन मौतों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। खसरे के संक्रमण के कारण हजारों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं।